हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, और इस चैप्टर का हम बहुत सारा कुछ पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, आज हम इसमें जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रिक्रूट मतलब कैसे बनते हैं, क्या उसके लिए योग्यता या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या क्या उनके काम होते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज रियल हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है, शासन की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और प्रेसिडेंट में। ओके, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये इसके रियल हेड होते हैं, मतलब वास्तविक प्रमुख होते हैं। दो तरह के हेड होते हैं गवर्नमेंट में, एक होता है नॉमिनल हेड और एक होता है एक्चुअल हेड या ठीक है एक्चुअल हेड या रियल हेड। मैंने आपको जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ये केवल नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल मींस नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और सारे जितनी भी इनके पावर्स हैं उनका इस्तेमाल कुछ पावर्स को छोड़कर, इमरजेंसी पावर्स को छोड़कर बाकी सबका इस्तेमाल जो है ये प्रधानमंत्री के या प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे करते हैं। ओके, एक्चुअल और रियल हेड अगर हम कहेंगे यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेसी में तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज स्पेशल सिग्निफिकेंस। जो संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है या जो जगह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओके, अब अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, तो लेट्स सी द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ओके, द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो जो चुनाव में, जो जनरल इलेक्शन जो होता है, आम चुनाव जो होता है, उसमें जो भी पार्टी जीत कर के आती है उसका जो लीडर होता है उसको इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। इफ़ एनी पार्टी हैज़ फेल्ड टू सिक्योर मेजॉरिटी देन द प्रेसिडेंट एट his direction may appoint such person as the prime minister who can secure vote of confidence in the Lok Sabha and can provide stable government। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैंने आपको बताया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसको के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं। अगर लोकसभा में के चुनाव में या जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति जी अपने कॉमन सेंस से, अपने स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनवाइट करते हैं जो लोकसभा में अपना विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन ला करके एक स्टेबल सरकार बना दे या ऐसी स्थायी सरकार बनाए जो बार बार ना गिरे। ओके, तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर होते हैं। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। जो वास्तविक शक्ति है, जो गवर्नमेंट की जो वास्तविक शक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर में निहित होती है क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का हेड होता है। सो लॉन्ग एज ही सी एंजॉय ए मेजॉरिटी इन द हाउस द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनलिमिटेड पावर। तो जो जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक उसके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। नंबर 1, अब क्या क्या है इसमें देखिए अनलिमिटेड पावर्स में। नंबर 1, लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। द प्राइम मिनिस्टर मेक्स pronouncement of important
इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस। सरकार की जितनी भी इम्पॉर्टेंट नीति होती है, जो महत्वपूर्ण नीतियाँ होती हैं, जो सरकार की जो पॉलिसी होती हैं, उनकी घोषणा सदन में प्रधानमंत्री ही करते हैं। सदन इन द सेंस लोकसभा में करते हैं। ओके, सो द बिल presented in the house are prepared under the direction of the prime minister। जितने भी बिल पेश किए जाते हैं सदन में वो उन प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में या निर्देशन में किए जाते हैं। it is the prime minister who get the annual budget prepared। other important government functions are performed under his direction। इसके अलावा जो वार्षिक बजट, जो एनुअल बजट पेश किया जाता है, वो भी उनके गाइडेंस में ही होता है। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो शासकीय कार्य होते हैं, निष्पादित किए जाते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, किस तरीके से कैबिनेट या मंत्रिमंडल बनता है वो हमको यहाँ पर देखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय प्रेसिडेंट ओनली एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट बनती है ना, जो कैबिनेट बनती है उसके जो सदस्यों को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, बट द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो सुझाव जो हैं कि कौन कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किसको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, ये सारा जो मैटर है ये प्रधानमंत्रियों ने बताते हैं। नंबर 3, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट चेंजेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कौन मंत्री बनेगा ये तो बताते हैं प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को, लेकिन एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट मतलब बंटवारा, कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के पास जाएगा, ये भी। और कभी जो उनके डिपार्टमेंट में अदला बदली होती है, मान लीजिए पहले किसी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, बाद को उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, तो ये जो चेंजेस होते हैं ये भी करते तो राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन बट द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सजेशन किसका होता है, सुझाव किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन इन द डिपार्टमेंट एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। Although the ministers of the respective department function and do work as per the policies of the government, but the prime minister may intervention in the work of any department as per need. She may give suggestion, direction or guidance to the concerned minister। इसके अलावा क्या होता है, सभी मंत्रियों को उनके अपने अपने डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं और वो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो समय समय पर उनमें दखल अंदाजी, उनके विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संबंधित जो भी मंत्री हैं उनको सुझाव दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं और गाइडेंस भी दे सकते हैं संबंधित मंत्री को। अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। So the member of the cabinet can remain in their office only till they enjoy the confidence of the prime minister। जो भी मंत्री है वो तब तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है जब तक कि प्रधानमंत्री उस पर भरोसा करते हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम एनी मिनिस्टर। In case a minister refuse to tender resignation, he may ask the president to dismiss and remove the minister। प्रधानमंत्री चाहें या प्राइम मिनिस्टर चाहें तो किसी भी मिनिस्टर को उसके पद से त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। अगर वो मिनिस्टर त्यागपत्र नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि इस मंत्री को हटा दिया जाए या डिसमिस कर दिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये पावर भी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ओके, नाउ प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। नेक्स्ट इज preside over the meeting of the cabinet. The prime minister preside over the meeting of the cabinet. The prime minister also approve the subject to be put up before the cabinet. Normally in case of differences of opinion, decisions are taken by majority and majority decision are deemed to be unanimous decisions। ओके,
अब मंत्रियों को की बैठकों की, जो मंत्री परिषद की, जो कैबिनेट की जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनकी जो अध्यक्षता है वो भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब मंत्री कैबिनेट जो है वहाँ पर जो या जो मीटिंग में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उनकी प्रधानमंत्री स्वीकृति देते हैं। मंत्री परिषद के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन अगर इनमें कोई मतभेद हो जाए या अलग अलग विचार आए तो इस बहुमत का निर्णय सामूहिक निर्णय ही, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग हैं उसको ही बहुमत से मान लिया जाता है। अब है वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट। Work relating to appointment. The President of India has power to making appointment, but all appointment are made by only the advice of the Prime Minister. जब मैंने आपको प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, है ना, वो सारे करता कौन है? प्रेसिडेंट करते हैं, बट द सजेशन और एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही वो किए जाते हैं। मतलब जिसको भी प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्रपति जी उसी को अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जैसे भारत के जो राजदूत हैं दूसरे देशों में, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन सजेशन कौन देता है? प्रधानमंत्री जी देते हैं। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ डिफरेंस कमीशन एंड मेंबर, जितने भी आयोग हैं, कमीशंस है, उनके मेंबर्स और उनके चेयरमैन का आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। करते तो राष्ट्रपति हैं उनका अपॉइंटमेंट, लेकिन वही बात आ गई कि एडवाइस और सजेशन किसका होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट authorized spokesperson of the government. The Prime Minister is the authorized spokesperson of the government in the country, so also in foreign country. अब सरकार का प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन मतलब होता है प्रवक्ता, जो सरकार का जगह जगह पर सरकार के बारे में स्पष्टीकरण रखता है। प्रवक्ता जो सरकार के बारे में चीज़ों को बताता है, वो ऑथोराइज जो पर्सन है, जो अधिकृत प्रवक्ता कहेंगे जिसको, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये देश में ही नहीं, विदेशों में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल इलेक्शन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन। पॉइंट 9 इज जनरल इलेक्शन इज actually prime minister's election. The prime minister is the popular leader of the country and normally the elections are constant in her name. Thus it can be said that the prime minister is the highest leader and administrative head of the state. हमको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लोकप्रिय लीडर होते हैं पूरे देश में। ठीक है, और जो चुनाव होते हैं वो उनके नाम से ही लड़े जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री जो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट लीडर और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सर्वोच्च नेता और शासक होता है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपसे फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स का नाम से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब हम आते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट पर। अब कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट को हम मंत्रिमंडल भी या मंत्री परिषद भी कहते हैं। द कैबिनेट इज़ ए स्मॉल बट मोर इफेक्टिव पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे मंत्री जब बन जाते हैं तो उसको मिला करके कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसका भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मेंबर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। मिनिस्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1 इज कैबिनेट मिनिस्टर, 2nd इज स्टेट मिनिस्टर एंड 3rd इज डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट
वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसका जो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। और शासन की जो वास्तविक शक्ति हैं वो मंत्री परिषद में ही निहित या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही निहित होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Supremacy of the Prime Minister. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. He preside over the meeting of the Council of Ministers, selection of ministers, distribution of work among them, the removal from their post, and the privilege of the Prime Minister. He play an important role in framing of policies of the government. No members of the cabinet can act against the wishes of the Prime Minister. अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सर्वोच्च होता है। तो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया होता है और जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता वही करता है। जितनी भी मीटिंग है उनमें अध्यक्षता वही करते हैं। इसके साथ साथ मंत्रियों का सिलेक्शन, उनके डिपार्टमेंट का सिलेक्शन और उन किसको पद पे रखना है, किसको पद से हटाना है, इस सब का अधिकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी के पास होता है। शासन की जो भी या सरकार की जितनी भी नीतियाँ या पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने में प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। नो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करता है। अगर करता है तो उसे फिर मंत्री परिषद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्या होता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, वो पूरी मंत्रिपरिषद अपने संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। For any act of minister, only ministers of the concerned department is not responsible, but the whole council of minister is responsible for that act. इसका मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए केवल वो संबंधित विभाग का मंत्री ही जवाबदार नहीं होता है, बल्कि पूरी मंत्री परिषद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मंत्री कोई गलत काम कर रहा है उसके विभाग में, तो केवल वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी मंत्री परिषद मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पूरी की पूरी है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर या उसके डिपार्टमेंट के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसी को हम कह रहे हैं, इसी टर्म को हम कह रहे हैं ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब कुछ भी गड़बड़ होने पर कुछ भी गड़बड़ होने पर केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट सीक्रेसी। होल प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट। कैबिनेट में जितनी भी कार्य होते हैं, कार्यवाहियाँ होती हैं, वो सीक्रेट होती हैं या गोपनीय होती हैं। नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक। कोई भी मिनिस्टर इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता है। अ मिनिस्टर हैज़ टू टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट। हर मिनिस्टर जब अपनी पोस्ट पर आता है तो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है कि वो अपने कार्य के लिए गोपनीय रखेंगे, उसको शपथ लेनी पड़ती है। ओके, अब हम आते हैं पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। ठीक है, इसमें आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज पर। किस पे आते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी यानी नीति निर्माण करना। पॉलिसीज मतलब नीतियाँ बनाना। विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स एंड मैटर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन एंड पॉलिटिकल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम सुटेबल पॉलिसी फॉर देयर सोल्यूशन। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विदेशी
जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सारे पहलुओं पर विचार करती है और उसके बाद सोचने समझने के बाद पॉलिसीज़ को बनाती है। ओके, नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट। All important appointment in the country and outside, like the governor, ambassadors, chairman and members of the various commissions, attorney general etc. are made by the council of ministers। जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर जो नियुक्तियों का कार्य है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, देश के भीतर हो या बाहर हो। जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जैसे कि राजदूत, ठीक है, राजदूत हैं, उसके बाद गवर्नर्स है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, राजदूत, चेयरमैन्स और मतलब चेयरमैन, अध्यक्ष, विभिन्न जो भी आयोग होते हैं, जो भी कमीशंस होते हैं उनके सदस्य और उनके अध्यक्ष का, और अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल जो सरकार के एक तरीके से महान्यायवादी होते हैं, जो सरकार की पक्ष रखते हैं जुडिशरी के सामने, उनका सबका जो अपॉइंटमेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। अभी आप यहाँ पे सोच रहे हो कि अभी मैंने जब फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताया था तो बोला था कि प्राइम मिनिस्टर करते राष्ट्रपति हैं, लेकिन सबका सुझाव कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देते हैं। तो वही बात यहाँ आपको यहाँ बात समझनी होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट है इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऑटोमेटिकली फिर वही कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही की जाती हैं। अब है मैटर्स रिलेटिंग टू द फाइनेंस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भारत के जो देश है हमारा, उसका कितनी आय है और कितना व्यय है, ये चीज़ों का निर्धारण भी जो है वो कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, और उस पर नियंत्रण भी रखती है, कंट्रोल भी रखती है। द फाइनेंस मिनिस्टर ड्राफ्ट द बजट, प्रेजेंट इट बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आफ्टर द अप्रूवल इट इज़ प्रेजेंटेड इन द हाउस। वित्त मंत्री जो होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बजट तैयार करते हैं, फिर उसे वो कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब उसको देखते हैं, फिर वहाँ पर जब उसे पास किया जाता है, कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो बजट है तब इसको संसद में रखा जाता है। ठीक है, यदि if the budget is not passed by the parliament, the whole cabinet has to tender resignation। अगर बजट जो है वो लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा है, तो पूरी कैबिनेट को ही क्या होता है? रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अभी तक हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्सा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें किस तरीके से काम करती हैं और राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है। तो लेट्स सी administration of the state. Under the federal form of government, the central government and state government discharge legislative, executive and judicial function under their jurisdiction। संसद में हमारे देश में संघीय फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पे दो तरह की सरकारें काम करती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों अपने अपने, चाहे वो लेजिस्लेचर वर्क हो, चाहे एग्जीक्यूटिव वर्क हो या जुडिशियल वर्क हो, वो अपना अपना करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये तो हो गया। अब आते हैं हम स्टेट लेजिस्लेटिव
assembly पर as per the constitution there shall be a state legislature in every state which shall comprise over the governor and the state legislature। हर एक राज्य में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार हर एक राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर होती है, एक स्टेट लेजिस्लेचर होती है और जो जिसमें गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर शामिल होते हैं। एक तरीके से एक विधानमंडल होता है, उसमें राज्यपाल और विधानमंडल मिलकर के बने होते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जहाँ पर जैसे इन सम स्टेट देयर आर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, विधानसभा के 2 भाग होते हैं कुछ राज्यों में। सम स्टेट देयर इज़ ओनली 1 हाउस, कुछ स्टेट हैं जहाँ पर केवल एक ही हाउस है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर केवल एक ही हाउस है जिसे हम कहते हैं विधानसभा। देयर आर 2 हाउसेस, इन 2 हाउसेस कहाँ कहाँ हैं, एक उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। द फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अदर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और दूसरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। इन मध्य प्रदेश देयर इज़ ओनली 1 स्टेट लेजिस्लेचर। मध्य प्रदेश में केवल एक ही है जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा ये कैसे बनती है, इसका गठन कैसे होता है, ये यहाँ पर हमको जानना है। ओके, in the legislative assembly a state there are maximum 500 and minimum 60 members, however 60 members. However, Sikkim, Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh are exception where the number of members of the legislative assembly is less than 60। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, और मिनिमम कितने होना चाहिए 60। लेकिन कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं जो कहाँ पर, सिक्किम, गोवा और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं इनकी संख्या 60 से कम है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में कैसी क्या है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 230। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, तो उसकी संख्या कितनी है 230। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ एससी और एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं। ओके, अब किस तरीके से इलेक्शन होता है यहाँ पे हमें वो देखना। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय सीक्रेट बैलेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। 1 member is elected from each constituency in the election. A candidate securing highest vote is declared elected. नंबर, विधानसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, का जो चुनाव होता है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग होता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ना, मतलब हर वो व्यक्ति, भारत का हर वो नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उसको वोट डालने का अधिकार होता है और इसी को हम कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त रूप, हमारे यहाँ क्या होता है सीक्रेट बैलेट होता है। जैसे अभी करंट में आपको बता रही हूँ कि गुना में बमोरी जो है वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और कैंडिडेट खड़े हुए हैं, यहाँ सीक्रेट बैलेट होगा, गुप्त रूप से। आम प्रत्यक्ष मतलब हम सीधे उस जिसमें जनता सीधे भागीदारी ले रही है। देखिए इन एमएलएस को कौन चुनेगा,
जनता चुनेगी, इसीलिए इसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कह रहे हैं। और सीक्रेट बैलेट मतलब गुप्त रूप से हमने अपना वोट किसको दिया है या हम किसको देना चाहते हैं किसी को पता नहीं चलता, इसलिए इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव होता है और जिस समय जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। सो क्या क्या क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स जैसे मैंने आपको बताया, शुड हैव कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो जिसकी करना आवश्यक है। शुड बी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एंड हिज हर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट, वो पर्टिकुलर उस स्टेट का रहने वाला हो और वहाँ की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट टू वोट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे अयोग्य किसी भी सक्षम न्यायालय ने मतदान के लिए उसे अयोग्य घोषित ना किया हो। ठीक है। अब विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या एमएलए के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कौन व्यक्ति एमएलए के पद पे खड़े हो सकते हैं, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हमें जानेंगे। फर्स्ट एज, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन स्टेट, राज्य में अथवा केंद्र में कहीं भी वो व्यक्ति जो है वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और शुड नॉट बी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, किसी भी कोर्ट ने उसको चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य घोषित ना किया हो। और दूसरा नेक्स्ट है, फुलफिल द कंडीशन लेट डाउन बाय पार्लियामेंट ऑफ और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो शर्तें निर्धारित की हैं उनको वो व्यक्ति पूरा करता हो। तो एक ऐसा व्यक्ति इसमें जो समस्त योग्यता हैं वो व्यक्ति विधानसभा के चुनाव के लिए एज अ कैंडिडेट या लेजिस्लेटिव एमएलए के पद के लिए वो खड़ा हो सकता है। अब टेन्योर पढ़ेंगे। अब टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। टेन्योर मीन्स क्या होता है? कार्यकाल। देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल। अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड फॉर 5 years बट द गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैन डिसॉल्व इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म। काउंसिल ऑफ स्टेट इज परमानेंट हाउस। ओके, इट मीन्स कि जो एमएलए का जो चुनाव होता है या जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर गवर्नर को चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस देते हैं या सुझाव देते हैं कि इसे बीच में ही ख़त्म कर दिया जाए तो इसे समय से पूर्व भी ख़त्म किया जा सकता है। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये परमानेंट हाउस होता है, ये हमेशा चलता रहता है। ओके, सतत चलता रहता है, इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ओके। अब राइट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि विधानसभा के क्या क्या कार्य या अधिकार हैं यहाँ पर अब हम वो देखेंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैव द फॉलोइंग पावर्स, निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं उनके पास। सो द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट 1 स्पीकर एंड 1 डिप्टी स्पीकर अमोंगेस्ट द इट्स मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही एक स्पीकर को और एक डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं। पावर क्या क्या है? द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैव द फॉलोइंग पावर्स। नंबर 1, फ्रेम लेजिस्लेशन। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द पावर द फ्रेम लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट incorporated in the state list and concurrent list. If the parliament has already framed a law on just subject listed in the concurrent list, then the legislation framed by the state legislative assembly cannot be contrary to it. राज्य देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी, स्टेट लिस्ट,
सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मैंने आपको तब बताया था इससे पहले की वीडियोस में कि जो सेंट्रल लिस्ट होती है उस पर जितने भी मैटर्स उसमें आते हैं उन पर जो लॉ मेकिंग का काम है, नियम या पॉलिसी बनाने का काम है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं उन पर सब कुछ बनाने का काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर कानून, इस लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उन पर लॉ मेकिंग का काम है, जो भी उनके तहत होना है। दोनों को ही इसके पावर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। लेकिन अगर दोनों ने ही कानून बना दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसी सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग कर दी है, लॉ बना दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया है, तो जो वरीयता है या जो मान्यता है वो किसको दी जाएगी? जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसको वेटेज दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो function relating to the executive. Second point is function relating to the executive. The legislative assembly has full control over the executive. जो executive होते हैं उन पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? राज्यसभा, विधानसभा का होता है। ठीक है। The cabinet is jointly responsible to the legislative काउंसिल। जो पूरी कैबिनेट है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है पूरी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधानसभा के प्रति। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कॉज द कैबिनेट टू रिजाइन बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। The cabinet can function only till it enjoy the confidence of the legislative assembly. It means विधानसभा जो होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो मंत्रिमंडल जो है, जो कैबिनेट है, वो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका कॉन्फिडेंस बना हुआ है तभी तक कोई भी कैबिनेट अपने पद पर काम कर सकती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट slide. Financial function. The state legislative council has financial powers. The executive cannot impose any taxes nor can it spend public money without the sanction of विधान सभा। जो फाइनेंशियल पावर मतलब होता है वित्तीय पावर या वित्तीय शक्तियाँ। तो लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स जो है या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके पास सारे फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उसको सारे जो विधानसभा जो स्वीकृति के बिना कोई भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना पास के ना ही कोई टैक्स लगा सकती है और ना ही किसी भी टैक्स को ख़त्म कर सकती है। ठीक है। और ना ही कोई भी धन सार्वजनिक रूप से कोई भी पैसे को खर्च कर सकती है। इसके लिए उसको जो असेंबली है उसमें पास होना, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अदर पावर्स। अदर पावर्स में क्या है? द elected members of the legislative assembly take part in the election of the president. Beside approval of the legislative assemblies of the state is essential for making amendment in certain provision of the constitution. इसका मतलब क्या है? देखिए, समझने की कोशिश करिए। अन्य शक्तियाँ या अदर पावर में क्या क्या है? विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ ही आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की जब कोई संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होना होता है तो विधानमंडल मतलब लेजिस्लेटिव की जो सहमति है वो भी आवश्यक होती है। कुछ सर्टन प्रोविज़न, अगर कुछ चेंजेस होने संविधान में तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी, उनकी भी सहमति उस बदलाव में ज़रूरी होती है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। बाय।